तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 से। ठीक है, दो पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगा। एक तो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन रहने वाला है और एक थर्मो केमिस्ट्री का पोर्शन रहने वाला है। पूरा एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल है और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सबको कवर करते हुए चलेंगे बेटा। तो वीडियो को जरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, सो दैट कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो वगैरह डाले तो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो मामले को स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स देखो, सबसे पहले देखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है ना, है ना, कोई अगर केमिकल रिएक्शन हमारे पास अगर होती है, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से होता क्या है? अगर कोई एक रिएक्शन हुई तो इस केमिकल रिएक्शन से, जैसे कि आप फ्यूल को जला रहे हो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, कंबशन ऑफ फ्यूल। तो उससे बेटा आप बोलोगे कि सर हीट निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है उससे? एक केमिकल रिएक्शन हुई, उससे क्या निकली? उससे निकले हीट। ठीक है, फिर हीट का क्या करना है? तो इस हीट को किसी इंजन की हेल्प से, जैसे डायनेमो हो गया या फिर कोई भी मशीन की हेल्प से उस पर एक मैकेनिकल वर्क किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मैकेनिकल वर्क। कोई भी मशीन हो सकती है बेटा जी, कोई भी। आप जैसे कि जनरेटर वगैरह आपने देखा होगा ना, शादियों में वगैरह जो लगती है, उसमें क्या करते हो, मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन ऑयल, जो भी फ्यूल वगैरह उसके अंदर डालते हैं और उसको चलाते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि वो बर्निंग ऑफ फ्यूल और उससे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे हीट रिलीज हो रही है। उस हीट रिलीज पे उसमें उसके बाद वो चक्की सी लगी हुई होती है, उस पर एक मैकेनिकल वर्क किया जाता है। क्या किया जाता है? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क। अच्छा जी सर जी, मैकेनिकल वर्क किया तो क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैकेनिकल वर्क जो हुआ है ना, इस एनर्जी को, ये जो हीट जो था, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फिर यूज कर लेते हो लाइटनिंग वाइटनिंग शादियों में, तो आपने देखा ही होगा। तो व्हाट डज इट मीन? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, जो हीट जो है, हीट एनर्जी, ये भी एक तरह से एनर्जी है। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है एक से दूसरे फॉर्म में। मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होता है। बात समझ में आ रही है? समझो, यहां पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में दो बातें होती है। एक तो वो केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, तो उसकी एक स्पीड पढ़ी जाती है और उसमें जो एनर्जी वगैरह जो है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म, उसको पढ़ा जाता है। समझ में आ रही है? तो केमिकल रिएक्शन में अगर हम स्पीड के बारे में पढ़ाई करें तो आपका इस चैप्टर से वो रिलेटेड नहीं है। तो सवाल उठता है कि सर वो कहाँ पर पढ़ना है? तो वो आपको पढ़ना होता है क्लास 12 में। क्लास 12 एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो उसमें पढ़ते हैं। तो एनर्जी की जो कहानी है वो बेटा जी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का वो सिलेबस है। ठीक है, होपफुली आपको जो बैकग्राउंड जो चैप्टर का है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेनली थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या बोला अभी तक मैंने? एक केमिकल रिएक्शन में एक एनर्जी जो कि हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट को किसी मशीन की वजह हेल्प से उस पर एक मैकेनिकल वर्क किया गया और उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल।
ठीक है, मैकेनिकल वर्क किया, वो भी एक तरह से एनर्जी अपनी कंज्यूम करी, है ना। तो स्पीड और एनर्जी तो हमने फाइनली डिफाइन कर दिया थर्मोडायनेमिक्स को, दैट इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक बैकग्राउंड वाली बात होगी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये सब चीजें होती है। मेनली जो एक्चुअल जो क्वेश्चन वगैरह है वो इस तरीके से नहीं है। तो सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है वहां से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, जो कि एनसीईआरटी में आपका पहला टॉपिक है। तो फर्स्ट थिंग्स विच इज टू बी स्टडी टर्म्स, है ना। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज टर्म्स। तो पहली चीज सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़नी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखो बेटा जी, सिस्टम उस चीज को बोला जाता है, या फिर यूं बोलूं कि यूनिवर्स का वो स्पेस जहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ इवेंट कैरी आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो रीजन और स्पेस ऑफ द यूनिवर्स वेयर एन ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट या फिर एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इज नोन एज सिस्टम। और उसके बाद जो यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं सराउंडिंग। अब प्रैक्टिकल पर्पस से हम ये बोलेंगे कि यार यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कि, है ना। सराउंडिंग का सिर्फ वो वाला रीजन लेना होता है जो सिस्टम की वजह से इफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इस रूम में खड़े, इस रूम में हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, तो किसी बीकर में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस तरीके से हमने एक बीकर बनाया, ये बीकर बना दिया। तो इस बीकर के अंदर में जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो वो हो जाएगा हमारा सिस्टम, है ना। इसके अंदर आपने कुछ किया, कुछ इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है और आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये हो गया आपका सिस्टम। ये हो गया बेटा जी आपका, ये हो गया सिस्टम। और ये रूम का जो बचा हुआ पार्ट है ना, हाँ, इसमें से जैसे हीट निकली या हीट एब्जॉर्ब हुई, वो इम्पैक्ट कर सकता है इस रूम को, इस यूनिवर्स को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। डेफिनेशन के लिए कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग, बट हम केवल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम सिर्फ उस सराउंडिंग को कंसीडर करते हैं जो इफेक्ट हो सकता है सिस्टम की वजह से। तो बाकी जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। क्या हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, बात समझ में आ रही है। तो सिस्टम का डेफिनेशन हो गया, आप लोग उस चीज को लिखते रहिए, है ना। स्पेस और एरिया वेयर एन ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट इज नोन एज सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट, मतलब सेपरेट करने वाली एक वॉल होती है, जिसको अपन बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ये लो जी, बाउंड्री आपके सामने प्रकट हो रहा है, बाउंड्री। तो इसको बोलेंगे अ बैरियर, अ बैरियर, अ बैरियर। तो बाउंड्री, बैरियर विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बैरियर। ठीक है, देखो ये जो बाउंड्री होता है ना, ये रियल बाउंड्री भी हो सकता है, इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। क्या हो सकता है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे कि ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो बेटा जी ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये तो रियल बाउंड्री होगी ना, ये चीज ये रियल बाउंड्री होगी। और इसमें इस बीकर के अंदर में पानी तो यहीं तक है, तो यहाँ पर क्या एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ऊपर में एयर, नीचे में लिक्विड है, तो वो इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो ये रियल बाउंड्री है ना, ये क्या होगी, ये रियल बाउंड्री होगी। और यहाँ पर ये जो लिक्विड और एयर के बीच में एक बाउंड्री है, बट वो हमें इनविजिबल है, तो वो होगी हमारी इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री, नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम दो ओशियन अगर मीट कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन में थोड़ा सा वाटर में डेंसिटी का फर्क होता है, तो इसकी वजह से वाटर ना मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। बट इसका मतलब क्या, वहां पर एक बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। ठीक है,
आप उसको गूगल कर सकते हैं ना, उसमें देखेंगे कि वाटर का कलर भी थोड़ा सा अलग अलग है। क्लियर? तो वो हो गया इमेजिनरी बाउंड्री। बाकी रियल बाउंड्री तो आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो पहली चीज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री हमारी क्लियर हुई। सिस्टम वो जगह होती है जहां पर कोई ऑब्जर्वेशन कैरी आउट किया जाता है। सराउंडिंग वो एरिया होता है जो यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, ठीक है। और बाउंड्री हो जाता है जो एक बैरियर होता है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, ठीक है। ओके, मतलब अगर मैं फाइनली लिखना चाहूं कि व्हाट इज यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है मुझे ये, है ना। हमने ऐसा लिख दिया यार, यूनिवर्स बहुत बड़ा है ना। तो हमारे लिए सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है? हमारे लिए रूम में किया करने वाला जो जिस बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो हो गया सिस्टम, और रूम का जो बाकी का हिस्सा रह गया वो हो गया हमारा सराउंडिंग। नाउ द टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब क्या करने वाले हम? सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, हाँ चलो, वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक। टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लेते थे। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला सिस्टम इज ओपन सिस्टम, पहला सिस्टम ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम जैसे एक बीकर में हमने इस तरीके से हॉट टी ले ली। क्या ले ली? हॉट टी, और ऊपर से ना ओपन है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज हो जाए, मास क्या हो? एक्सचेंज हो जाए, और जो हीट भी हो एक्सचेंज हो जाए, है ना। एक्सचेंज का मतलब होता है सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम। अगर हीट और मास दोनों का एक्सचेंज हो तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एग्जांपल के लिए हॉट कप ऑफ टी आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप का सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम। कौन सा? क्लोज्ड सिस्टम। इसका एग्जांपल ले लो आप, सिंपल ऐसे लिख लो, ऊपर से बंद करना है इसको, बंद कर दो ऊपर से। ऐसे हम क्या कर रहे हैं? इसको बंद कर रहे हैं, हाँ, ऊपर से क्या किया? बंद कर दिया। अब इसमें से क्या होगा? आपका ये जो वेपर्स तो नहीं जाएंगे बाहर, सिर्फ और सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि है ना यहाँ हीट, तो जैसे आपने कप में चाय रख दी और चाय थोड़ी देर के बाद ठंडी अपने आप हो जाएगी, चाहे ऊपर से आप कवर भी कर दो, तो हीट एक्सचेंज होती है। मास नॉट एक्सचेंज, नॉट चेंज या एक्सचेंज, और जो हीट जो है वो एक्सचेंज या फिर चेंज हो सकता है। हीट चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मास का चेंज ना हो बट हीट का चेंज हो जाए, एट दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड टाइप का सिस्टम होगा हमारा बेटा जी, ये हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम या फिर एडियाबेटिक। आइसोलेटेड सिस्टम या फिर एडियाबेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप का कंटेनर होता है इसका। ये ना नॉर्मल कंटेनर नहीं होता, एडियाबेटिक कंटेनर होता है। इसमें इस तरीके की डबल लेयर होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो वॉल होती है ना, ये एडियाबेटिक वॉल होती है। एडियाबेटिक वॉल का जो खास बात वो होती है कि इसमें से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जो थर्मोफ्लास्क होता है ना, एग्जांपल के तौर पे जो थर्मोफ्लास्क होता है, थर्मोफ्लास्क, जैसे थर्मोफ्लास्क का यूज जैसे चाय उसमें डाल दी, चाय गर्म ही रहती है, तो मेनली उसका जो हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक सिस्टम। तो इसमें ना तो मास का चेंज होगा, मास एंड हीट, है ना, बोथ नॉट चेंज। इसमें ये जो वॉल जो है वो एडियाबेटिक वॉल है, वॉल के एडियाबेटिक वॉल। तो ये बहुत ही सिंपल से टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में। टाइप्स ऑफ सिस्टम में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम।
ओपन सिस्टम का एग्जांपल हॉट कप ऑफ टी, क्लोज सिस्टम कोल्ड कप ऑफ टी, और नहीं एक सेकेंड, ये भी हॉट कप ऑफ टी बट क्लोज्ड, और ये है ये भी हॉट कप ऑफ टी बट ऊपर से भी क्लोज, और वॉल कैसी एडियाबेटिक वॉल। तो ये तीन हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम, राइट। ओके, नाउ स्टेट ऑफ द सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो हम एकदम सीक्वेंस में कर रहे हैं, सेकंड टॉपिक था, नाउ थर्ड, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बेटा जी स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात करें, देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ना कुछ वेरिएबल की हेल्प से डिफाइन किया जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितने मोल्स है, हीट क्या है, वर्क कितना करना पड़ा है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट को कुछ वेरिएबल की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। ये वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम हमारा जो है, जो वेरिएबल्स है उसमें स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, और या फिर इन्हीं को स्टेट फंक्शन भी बोल देते हैं। इसको स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन भी बोल देंगे। और दूसरा जो होता है ना वो है पाथ वेरिएबल। दूसरा क्या है? पाथ वेरिएबल्स, या फिर इसको पाथ फंक्शन बोल देते हैं। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और यहां पर ना जो पाथ वेरिएबल होता है इनकी वैल्यू पाथ कौन सा टेकन किया है उस पर भी डिपेंड करती है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, ऑन पाथ टेकन। ठीक है, यहां पे देखो एग्जांपल के तौर पे स्टेट वेरिएबल्स के आपका जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट, है ना, एक्सेट्रा। यहां पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे पांच वेरिएबल में हीट, ठीक है, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, हीट, वर्क एंड हीट कैपेसिटी, ये हमारे कुछ पाथ वेरिएबल्स हुए। ठीक है, इसमें इतना ही जानना। स्टेट वेरिएबल आप डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये डेफिनेशन हो गया, इट इज डिफाइंड एज द वेरिएबल्स या फिर क्वांटिटी विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या स्टेट, और इसकी वैल्यू जो है पाथ पे भी डिपेंड करती है, तो इनको हम पाथ वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज आई है ना, ये देख लो पाथ वेरिएबल में अभी तुम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब के बारे में पहले से ही आइडिया होता है और कोई नई चीज नहीं है। हीट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं, अभी आएंगे इस टॉपिक पे। वर्क का भी नाम सुना, ये पहली बार है, ये चीज नहीं है। तो हीट कैपेसिटी से मामले को आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारा जैसे फोर्थ टॉपिक मान लो इसको। तो बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट कैपेसिटी को स्टार्ट करते हैं। ओके, हीट कैपेसिटी वर्ड क्या है? कैपेसिटी मतलब किसी की कितनी क्षमता। जैसे आपसे पूछे कि आप कितने रसगुल्ले खा सकते हो, हैं? कोई बोलेगा मैं सर 10 रसगुल्ले खा लूंगा, कोई बोलेगा 5, कोई 20 भी खा लेगा। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो कोई बोले कि यार तुम कितना मोमोज कितने खा सकते हैं, तो इस तरीके से सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो हीट कैपेसिटी क्या हुआ था, कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम का हीट को सहने की क्षमता, है ना, सहने की क्षमता। जैसे कि उसका सहने की क्षमता का मतलब जैसे कि कितना, कोई देखो 10 जूल में उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, कोई 20 जूल में किसी का टेम्परेचर राइज होगा, कोई 30 में। तो इसको अगर हम डिफाइन करें ना, हीट कैपेसिटी को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको इस तरीके से बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ हीट
require required to raise the temperature by temperature of 1 unit, amount of heat required to raise the temperature of 1 unit of the system, यहाँ पे by 1 unit of the system। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी कि अगर कोई सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा, है ना, कितना राइज करना है, 1 यूनिट राइज करना है। ये 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कुछ भी हो सकता है। तो 1 यूनिट राइज करने में जो भी हीट आपको रिक्वायर होगा उसी को उसका हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो यार उसका अमाउंट कितना है ना, ये अमाउंट मैंने बोल दिया ना, ये देखो 1 यूनिट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम कितना है इसको डिफाइन नहीं किया है ना। सिस्टम की मात्रा कितनी यार, सर आप 1 लीटर ले रहे हो, 1 मोल ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो बेटा जी अगर अमाउंट यहां पर सिस्टम का अमाउंट अगर आपका 1 ml रहा है ना, या फिर 1 मोल रहा, दो तरीके से हीट को डिफाइन करेंगे। आपका सिस्टम 1 ml, तो 1 ml जब हुआ ना तो ऐसा बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ml ऑफ द सिस्टम। अगर अमाउंट ऑफ सिस्टम 1 ml हुआ तो हीट कैपेसिटी का नाम बदल के हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और 1 मोल के लिए करें तो इसी को बोल देते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। या फिर स्पेसिफिक क्या हुआ? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ml ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात? तो ये दो टाइप के हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग C से, ठीक है, हम लोग डिनोट करते हैं इसको C से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं CS से, और मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं CM से। क्लियर है? ओके, तो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम, ठीक है। और स्पेसिफिक में यहाँ पे 1 मोल की जगह 1 ml कर देंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। जरा थोड़ा सा ना फॉर्मूले पे आते बेटा जी, है ना। देखो यहाँ पे क्या मतलब जिद्दोजहद क्या चल रही कि जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर और हीट के बीच की बात है। टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है और हीट जो रिक्वायर है, तो नीचे में आप लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और ऊपर में क्या लिख दोगे? क्यू। ऊपर में क्या लिख दोगे? क्यू। क्यू इज व्हाट? क्यू हीट के लिए होता है। क्यू किसके लिए होता है? हीट के लिए। तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया? हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया? क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे जो भी हीट रिक्वायर हो वो हीट कैपेसिटी के बराबर है। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पर अब जो इस चीज को देखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अगर ये वाला चीज हो कि ये स्पेसिफिक है कि मोलर है। एनसीईआरटी में तो स्पेसिफिक मोलर का ज्यादा यूज है, लेकिन आप अकॉर्डिंगली बात कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे ये CM हो सकता है या फिर CS हो सकता है। क्लियर है? तो हमारे पास जो Q का जो फार्मूला बन के आ रहा है ना, यहाँ पे वो आ रहा है C डेल्टा टी। क्या आ रहा है? C डेल्टा टी। अब जरा एक चीज सुनो आप यहाँ पर कि 1 मिनट देखो हीट क्या हो गया? हीट हो गया हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो एक्चुअली ये देखो जो हीट और हीट कैपेसिटी को ना हमने यहाँ पे कहाँ लिखा था, जब ये स्टेट ऑफ फंक्शन बताया ना, तो पाथ फंक्शन में लिखा हुआ है हीट और हीट कैपेसिटी दोनों को, ठीक है। तो पाथ डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि ऐसा थोड़ी ना कि भाई दिल्ली से मुंबई जाना है तो वाया मध्य प्रदेश जाओ या वाया गुजरात जाओ,
ठीक है। तो यहाँ पे तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उसमें ये वॉल्यूम, प्रेशर, यही सब होता है, टेम्परेचर वगैरह। ये जो हीट जो ट्रांसफर होता है ना, हीट दो तरीके से होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हीट ट्रांसफर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसको अपन QV बोलते हैं, और एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो इसको अपन QP बोलते हैं, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग अगर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इट इज CV, और एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं तो इट इज CP। मतलब अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये क्या हो जाएगा, QP। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, डेली सेलर आते रहते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि पुराने पंखे बेच दो, पुराने टीवी बेच दो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे आपको। यहाँ देखिए, तो QP इक्वल टू क्या हुआ, CP डेल्टा T। अब एक और चीज बताता हूँ, एक तो ये हो गया Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, और अब जरा सुनिए, ये जो QP होता है ना, QP को हम लोग डेल्टा H बोलते हैं, और QV को हम लोग डेल्टा U बोलते हैं। अब ये क्या है, ये होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। अभी ये टॉपिक मैं लूंगा, है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज। और ये होता है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अब यहाँ पे एंथैल्पी वर्ड जो आया ना, ये एनर्जी के लिए, आप इसको एनर्जी चेंज लिख सकते हैं, बट एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है एंथैल्पी चेंज, है ना। एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो मैं QP को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H लिख सकता हूँ। QP को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H। CP डेल्टा T, है ना। अब यहाँ पर ना फॉर N मोल की बात करें तो आप यहाँ पर सिंपली डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T कर देंगे। तो एक ये फॉर्मूला बन के आता है, व्हाट इज CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करें बेटा जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QV, ये क्या हो जाएगा QV, और ये हो जाएगा CV डेल्टा T, ठीक है। और QV को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा U, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा U CV डेल्टा T। और फॉर N मोल्स ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है ना। तो देख लो, यहाँ से दो फार्मूले आपके पास आ गए, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए, है ना। ये इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को अभी मैं अच्छे से टॉपिक प्रॉपर, इसका स्पेशल टॉपिक है तो वहां पे समझते हैं, ठीक है ना। अब जरा चीजें देखो, एक चीज जो है ना, यहाँ पर मैं अभी इसको वेकेंट रखता हूं, जिसको मैं बाद में करवाऊंगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, ठीक है। तो ये चीज अभी करवानी है, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ना। हीट कैपेसिटी में बस एक ये रह गया, हीट कैपेसिटी होपफुली आपको समझ में आ गया। होता क्या है भाई, 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम या फिर 1 ml ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एट स्पेसिफिक, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट और इसको बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी, C से डिनोट करते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया। और एट कांस्टेंट प्रेशर बात करेंगे तो वो CP हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करेंगे तो CV हो जाएगा। और इसका ये जो हीट जो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको डेल्टा U, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H, और इस तरीके से ये चीज आ गई। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है कि ये CP और CV दो टर्म आ गए हमारे पास, CP एंड CV। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि यार दोनों में से बड़ा कौन सा है, किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि कांस्टेंट प्रेशर करना मुश्किल होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम करना मुश्किल होगा, अगर एक सिस्टम कैरी आउट हो रहा है तो, है। दोनों में से क्या बेटा जी क्या होना चाहिए, इजी कौन सा होगा प्रोसेस,
कांस्टेंट वॉल्यूम करना ज्यादा इजी रहता है, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम आप अगर एक कंटेनर लेते हो तो उस कंटेनर में अगर आप गैसेस मिक्सचर डालो या लिक्विड मिक्सचर डालो, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपने एक कंटेनर को फिक्स किया तो उसका वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो अगर सिस्टम हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई गैस बन रही है या कोई हीट वीट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, प्रेशर चेंज होगा। अगर गैस वेपर्स बन रहे हैं तो प्रेशर तो चेंज होगा ही। तो कांस्टेंट प्रेशर करना इज मोर डिफिकल्ट देन द कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़े आराम से कांस्टेंट हो जाता है। तो बात समझ ही गए होंगे कि सीपी और सीवी में बड़ा होना चाहिए सीपी। क्या होना चाहिए, सीपी। तो एक रिलेशन जो हम पढ़ेंगे ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आपके एग्जाम में इसी का बेटा डेरिवेशन पूछा जाता है, जो अभी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी को ही पढ़ लेते हैं, इंटरनल एनर्जी को पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है, इस कपड़े से ही मिटाएंगे। हाँ जी, ओके 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 ओके, हाँ इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी वाला रहने देते, बाकी सब मिटा देते हैं, सब मिटा देगा मैं। ओके, ये बाद में करना है ना। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, देखो इसका डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। डेफिनेशन की बात करें, दो डेफिनेशन लिखूंगा बेटा, एक तो ये लिखूंगा ये वाला, एक तो ये वाला। एक टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी possessed by a system is called its internal यू से डिनोट करते इसको, है ना। अरे यार सिंपल सी बात है, जैसे कि ये मार्कर है ना, ये तीन मार्कर है मेरे पास अलग अलग, है ना। एक ब्लू वाला है, एक रेड वाला है, एक ब्लैक वाला है ना। इसकी अपनी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है कि नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी अपनी खुद की एनर्जी होगी, है ना। बाकी वो बात अलग है कि अगर मान लो सिस्टम पे कुछ काम किया या उसमें से एनर्जी निकली, लेकिन इसकी अपनी तो एनर्जी होगी ना। जैसे मैं हूँ, मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, जैसे आप हो, आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, बिना खाए पिए भी कुछ तो एनर्जी रहेगी, तभी तो बॉडी चल पा रही है। तो वो टोटल एनर्जी जो कि किसी सिस्टम के पास होता है, उस एनर्जी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज पढ़ते हैं, है ना। एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का क्या पढ़ा जाता है, चेंज पढ़ा जाता है ना। ओके, नाउ अब जरा सुनो, इसको तो इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ देंगे। एक होता है एंथैल्पी, एक होता है एंथैल्पी, जो कि यहाँ पर ये हो गया। अब एक टॉपिक है, पहले हीट को मैं समझा देता हूँ, सो दैट आपको ये बहुत आसान। हाँ, मैंने बोला कि मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे हीट में ही बता दूंगा उसको। देखिए, हीट का जो टॉपिक है, या फिर इससे भी बेहतर एक जो दूसरा टॉपिक है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। याद करिए, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने बोला था मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट रुको, मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मैंने क्या बोला था, थर्मोडायनेमिक्स इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही बोला ना, केमिकल रिएक्शन करवाया, हीट निकली, मैकेनिकल वर्क किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया, फिर बल्ब जला दिया उससे। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई थी। सो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, है ना। दो तरीके होते हैं। जैसे देख, कोई सिस्टम है, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी यू है, ये यू कम कैसे हो सकता है। जैसे मेरी एनर्जी है, मेरी एनर्जी 100 जूल है,
क्लास लेने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास लेके हटूंगा तो एनर्जी कुछ तो लॉस होएगी, कुछ एनर्जी खत्म हुई ना, तो वर्क करके मैंने अपनी एनर्जी कुछ लूज करी, है ना, वर्क करके। तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में एक तो हुआ वर्क, एक क्या हुआ वर्क, और एक होता है हीट। एक क्या होता है हीट, सिस्टम में से हीट निकल सकती है, सिस्टम को हीट आ सकती है। तो इन दो तरीकों से बेटा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आर हीट एंड वर्क, ये दो, और दोनों ही पाथ फंक्शन है। ये देखिए, अच्छा मैंने मिटो दिया तो आप नोट्स में देखिए, दोनों ही क्या है पाथ फंक्शन है। तो एक क्वेश्चन है कि सर ये मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, तो क्या एनर्जी नहीं है क्या है? जैसे ट्रक का यूज होता है लगेज ट्रांसफर के लिए, तो ट्रक लगेज थोड़ी ना हो गया, ये व्हीकल है। क्या है ये व्हीकल है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। दे आर नॉट एक्चुअल एनर्जी, दे आर नॉट एक्चुअल एनर्जी, दे आर जस्ट द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वाओ, आज तक तो हीट और वर्क को क्या समझ रहे होंगे, एनर्जी ही समझ रहे होंगे। नहीं, ये सिर्फ एनर्जी नहीं, ये मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, हीट एंड वर्क इज नॉट एन एक्चुअल एनर्जी, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि दोनों क्या है पाथ फंक्शन है, दोनों क्या है पाथ फंक्शन, तो हीट जो ट्रांसफर होगा ये एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये जो चीज है, अगर मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसको काट के यहाँ पे चिपका देता, तो बट वो तो नहीं है हमारे पास, गरीब लोग है भैया। तो हीट ट्रांसफर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को जरा सब्सक्राइब शेयर लाइक जितना कर सकते हो करो, और चैनल को आप ग्रो करवाओ, ताकि हम भी बाद में डिजिटल बोर्ड ले सकें और अपने लेक्चर की क्वालिटी और भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, लेकिन पढ़ाने का मजा तो इसी बोर्ड पे आता है, जब मार्कर से लिखते हैं तो उस समय ज़्यादा फील आता है। तो देखो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, तो हीट को एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इसको यहाँ पे बोला QV और ये बोला हमने QP, तो ये क्या हो जाता है हमारा डेल्टा U और ये हो जाता है हमारा डेल्टा H। तो अगर आपसे एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज का इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला पूछे ना, तो डेल्टा U का फॉर्मूला डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी at in the form of heat at constant pressure, at constant volume। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये एंथैल्पी चेंज की, इट इज मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सेम है। तो समझ में आ गया होगा कि डेल्टा U कैसे डिफाइन करना है और डेल्टा H कैसे डिफाइन करना है। राइट बेटा, समझ में आ रही चीज़ है आपको। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी कि जो हीट है वो आपकी एक्चुअल एनर्जी नहीं होती, दे आर द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गया। थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। क्या ये नीचे वाला एरिया आपको दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा जी। यस, थोड़ा बहुत आपको ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमारा है सिस्टम, है ना, हमारा ही ये सिस्टम, आपका भी सिस्टम है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, आपको दिख रहा है ये पूरा। तो देखो हीट अगर तुम सिस्टम को दे रहे हो,
या फिर हीट अगर आप सिस्टम से निकालो, जब कोई चीज सिस्टम को दोगे ना उस पर प्लस साइन आ जाएगा, तो प्लस क्यू होगा जब हीट इज गिवन टू द सिस्टम और हीट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम माइनस क्यू। जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम तो प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस डब्ल्यू, ये साइन कन्वेंशन हुआ। कुछ भी अगर सिस्टम को दिया जाएगा तो प्लस, अगर इस सिस्टम में से निकाला जाएगा तो माइनस, ये साइन कन्वेंशन अभी हम यूज करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो वर्क हो गया, हीट हो गया ना। अब ये रिलेशन जो रह गया था छोटा सा, ये बता देता हूँ। अच्छा, इतनी चीज तो मैंने बता ही दी थी कि दोनों में से बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है और सीवी छोटा है। तो हम कर लेते हैं जरा, तो ये जरा देखो, इधर देखो, यहाँ पर हम, हाँ जी देखो, मैंने डेल्टा एच और डेल्टा यू को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर मैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू करूं, है ना, आप लोग ऐसे लिख देना यहाँ पर, ये देखो ऐसे देखो, ये इक्वेशन 1 बोल दो इसको, इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 बोल दो। यहाँ पे बोलो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो डेल्टा एच मतलब ये हो गया एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, ओके बेटा जी। पहले देखो, एक दो चीज पहले और बतानी पड़ी रिलेशन को करने से पहले, वो क्या है? एक तो है हमारा ये जो डेल्टा एच और डेल्टा यू जो हमने किया ना, ये दोनों, इन दोनों में ना एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक रिलेशन इसमें इस फॉर्म रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अच्छा, एक्चुअली इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th में भी नहीं है, 12th में भी, इवन जेई नीट में भी उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो डायरेक्ट जो होता है एक रिलेशन आपको बुक में दिया हुआ होता है, उसको करना, वो ग्रेजुएशन में उसका डेरिवेशन वगैरह कराते हैं। वो क्या है? एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये चीज आपको दिया हुआ होता है। ठीक है ना, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, वी डेल्टा पी। ठीक है, तो वी डेल्टा पी जो है ना, ये तो आपका हो जाता है 0, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो या फिर इसको हटा ही दो, ये आपका काम की चीज नहीं है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो यहां से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जो पी डेल्टा वी है ना, तो एक चीज देखो, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, वैसे एन की वैल्यू 1 ले लो। तो बेटा पी डेल्टा वी, चलो एन लिख लो यहाँ पे, पी डेल्टा वी तो डेल्टा एन आर टी, तो ये चीज होता है। और यहाँ पर ना ये क्योंकि गैसेस इक्वेशन है, तो ये बेटा जी डेल्टा एन जी होता है यहाँ पे, डेल्टा एन जी आर टी। तो आप इसकी जगह पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एक ये इक्वेशन होता है, ये भी होता है ना। इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, इन दोनों पे क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, तो एक तो आपको ये याद रखना है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन होता है। डेल्टा एच डेल्टा यू में से कुछ दिया हुआ होता है, और एन जी, डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा एन जी क्या होता है? ये चेंज इन या फिर सम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट
गैस मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट साइड। ये इसका फॉर्मूला है। ये कैसे निकलेगा देखो जरा, इसको भी मिटो लेते हैं। देखो तो ये हो जाता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। तो डेल्टा Ng जैसे हमें निकालना है यहाँ पे डेल्टा Ng, तो ये ये नहीं लिक्विड का नहीं लेना, सिर्फ गैसेस का, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल। तो इधर तो 0 माइनस इधर देखो 2 + 1 दोनों गैस है, -3 आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं N2 + H2 2NH3। देखो ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे डेल्टा Ng कितना हो जाएगा देखो, प्रोडक्ट साइड में कितने 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, -1 + 3 1 + 3 कितना आ गया 2 - 4 - 2। इस तरीके से डेल्टा Ng हम निकालेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत काम की चीज है। क्लियर है? एक और चीज यहाँ पे पहले आप समझ लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ओके एग्जाम इसका, हाँ ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया। देखो और कई तरीके हैं डिफाइन करने के, लेकिन सबसे सिंपल तरीका और सबसे सही तरीका यही है। जैसे कि ये देख लो, हमने बोला कि एनर्जी ना ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होती। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में फिर से जाओ, केमिकल रिएक्शन से हीट पर मैकेनिकल वर्क, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, बस क्या हुआ ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने के 2 ही तरीके हैं, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। तो जो बेटा इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है ना, या तो वो हीट की वजह से चेंज हो रही होगी, बात समझ पा रही है, या तो वो वर्क की वजह से चेंज हो रही, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो टोटल चेंज होगा हीट और वर्क की वजह से होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा जी, डेल्टा U = Q + W। डेल्टा U = Q + W, ये आपका फर्स्ट लॉ का फार्मूला हो गया। वेयर डेल्टा इज इंटरनल एनर्जी, Q हीट, W क्या है वर्क है। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक ये फार्मूला देखो, कई 4-5 फार्मूले तुम्हारे सामने अभी तक आए। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये 2 और एक ये 5वां फार्मूला है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज भी होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपकी खत्म होगी। बहुत छोटी सी चीज है, इसमें ना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोलेगा कि इस तरीके से, अभी एक क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन अभी ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है। एक्सरसाइज में देखोगे एक 701 जूल करके होगा कुछ क्वेश्चन, आप उसको देख लो। हाँ जी, यहाँ पर आओ। अब ना इधर आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। डेल्टा एच डेल्टा यू में रिलेशन मिल गया। अब नाउ वी नो, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेल्टा एच = डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng/RT। अब ये डेल्टा Ng था क्या, ये N ही तो था ये गैसेस मॉलिक्यूल के लिए। डेल्टा H = डेल्टा यू प्लस nRT, ऐसे लिख दो। डेल्टा H का फार्मूला NCV/Cp डेल्टा T, डेल्टा U का फार्मूला NCV डेल्टा T प्लस nRT।
इसको इस साइड में लेके आओ तो एन डेल्टा टी बेटा कॉमन जाएगा और Cp माइनस Cv इक्वल टू एन आर, इधर ना डेल्टा टी कर लो, है ना, यहाँ से डेल्टा हटाया तो डेल्टा टी इधर कर दो, डेल्टा टी आप यहाँ पे कर दो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाली लाइन आई गेस नहीं दिख रही है, दिख रही है नहीं, आपको ये वाली लाइन दिख रही है और ये वाली नहीं दिख रही है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते, छोटा छोटा हो ही गया। इसको इधर लेके आएंगे तो देखो एन डेल्टा टी कॉमन, Cp माइनस Cv ब्रैकेट में और एन आर डेल्टा टी। देखो एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी कट गया तो Cp माइनस Cv इक्वल टू में आर, ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया। तो एक ये भी है, आपको Cp दिया हो, Cv नहीं पता हो तो R से निकल जाएगा। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे यही वाला लगाना है, ठीक है। Cp और Cv जो जूल के फॉर्म में यूजुअली दिया होता है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा के Cp और Cv में रिलेशनशिप के लिए आ। देखो हमने हीट के बारे में चर्चा कर ली, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब हमने इस तरीके से हमने हीट के बारे में कर लिया। हीट की मदद से डेल्टा यू डेल्टा एच को डिफाइन किया। डेल्टा एच डेल्टा यू के बाद हमने डेल्टा एच डेल्टा यू में रिलेशनशिप दिखाया और फिर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू ये आ गया और फिर फाइनली हमने Cp और Cv में रिलेशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू की ही मदद ली, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम वर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ना बेटा जी हीट के बारे में खत्म, तो अब हम वर्क की कहानी को शुरू करते हैं। वर्क, हाँ वर्क, तो वर्क देखो बेसिकली इसका डेरिवेशन करना है। वर्क मेनली देखो, वर्क का अगर हम फिजिक्स से लेके आए, वर्क होता क्या है, वर्क का फार्मूला होता है वहां पे फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दूं तो देखो फोर्स अपॉन एरिया इनटू में एक्स इनटू में ए, एक्स इनटू में ए मतलब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हो गया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो वर्क का जो फार्मूला जो बनता है ना, वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम से बनता है और वर्क का यही फार्मूला होता है। कमाल की बात ये, जैसे ये देखो, ये एक तरह से एक ये मैंने पिस्टन बनाया, एक मैंने इस तरीके से कंटेनर बनाया और ये ना ये कुछ कह लो कि पुल्ली है, आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर एक्सटर्नल, और यहाँ पर अंदर में क्या है, कोई गैस है ना। तो ये देखो जरा, आपने ऊपर से प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये पिस्टन और नीचे आ जाएगा। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना, वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल पास पास आ गए होंगे। गैस मॉलिक्यूल मतलब जो V2 माइनस V1 है, दैट इज जो डेल्टा V है, वो क्या होगा V2, ये V1 इधर और इधर ये V2, तो V2 कम है, V1 ज्यादा है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और प्रेशर जो है यहाँ पे P एक्सटर्नल है, प्रेशर इक्वल टू P एक्सटर्नल जो हम ऊपर से लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है ये वर्क का फार्मूला, P एक्सटर्नल dV या फिर डेल्टा V। तो अब जरा ये एक थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा जी, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम डेल्टा V की वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो यहाँ वर्क क्या निकल के आएगा, P एक्सटर्नल प्रेशर आपने कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल निकल के आएगा नेगेटिव। लेकिन ये जो आप जो वर्क कर रहे हो, इस पर जो वर्क किया गया यहाँ पर, वो किस प्रकार का वर्क है, देखो यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम दिख रही है आपको, वर्क डन ऑन द सिस्टम पर वर्क किया है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर सिस्टम को कुछ चीज मिल रहा है ना, चाहे वो हीट मिले चाहे वो वर्क मिले, तो W प्लस हो जाएगा, वो प्लस W प्लस Q। यार लेकिन यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए टू गेट द कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अपनी तरफ से एक नेगेटिव चिपका देता है एनसीईआरटी।
इसका सिग्निफिकेंस यही है, टू गेट द कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क वी पुट नेगेटिव हियर। ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ जाएगा और यहां पर जो यूनिट बन के आएगी वो यूनिट क्या बन के आएगी, ये देख लो, ये एटीएम और ये आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब, सॉरी पास्कल मीटर क्यूब। ठीक है, तो बाकी है ना, ये प्रेशर की यूनिट पास्कल और इसकी यूनिट मीटर क्यूब। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू होता है वो 101.3 होता है। तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। वो आप देख लेंगे, उतना गूगल कर लेना एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वर्क का फार्मूला क्या रहने वाला, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब एक चीज जरा समझो, एक चीज जरा समझो, इसमें देखो, हाँ यहाँ पे पूरा ही कर देते इसको, बाहर जाएगा माइनस डब्ल्यू, बाहर गया तो माइनस क्यू। जैसे मैंने बोला कि वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है, तो इसके दो अलग अलग पाथ है कि वर्क जो है वो रिवर्सिबल हुआ है कि इरिवर्सिबल वर्क हुआ है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क में क्या डिफरेंस है ना। देखो, रिवर्सिबल होता है कि जैसे कोई काम को पूरा करना है तो हम छोटे छोटे स्टेप में पूरा कर रहे हैं। जैसे इस तरीके से दौड़ लगाना कि एक बार आगे गए, जैसे 2 कदम आगे गए, फिर 1 कदम पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, इस तरीके से कभी आगे कभी पीछे। ये तभी हो पा रहा है जब ये जो अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स है ना, उसमें डिफरेंस बहुत कम है ना। जैसे एक बंदे को आप भी खींच रहे हो और आपका दोस्त भी खींच रहा है, अगर दोनों लगभग बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बंदा कभी इधर आ रहा होगा और फिर कभी दोस्त आपका उसको इधर खींच रहा होगा। समझ पा रहे हैं चीज को, मतलब एक ना थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हो रखा है। लेकिन ओवरऑल जीतेगा ना कोई तो जीतेगा, या तो वो इधर खींच लिया जाएगा या फिर इधर की तरफ खींचा जाएगा, कोई तो विनर होगा। अच्छा सुनो, अगर मान लो एक लड़के को इधर से 4 बंदे खींच रहे हो, आप 4 फ्रेंड, उधर से कोई एक बंदा खींच रहा है ना, तो इधर वाले 4 लोग आराम से खींच लेंगे। कहने का मतलब है कि जो फोर्स में ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो इरिवर्सिबल होगा, झट से एक तरफ आ जाएगा। और फोर्स में अगर कम डिफरेंस हुआ तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है और कभी इधर जा रहा है ना। तो गैप अगर कम हुआ तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क। तो सबसे एक क्वेश्चन यही बनता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क में डिफरेंस क्या। तो आइए देखते हैं। जो पहली चीज है, फोर्स में जो गैप है वो रिवर्सिबल में कम होगा, है ना। जैसे मुझे एक इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, अगर गैप बहुत कम है इनके द्वारा, है ना, एक अपोजिंग फोर्स हुआ, एक ड्राइविंग फोर्स हुआ, मिनिमम गैप होगा। तो यहाँ पे बोल देंगे मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल difference in opposing and driving force। ठीक है, अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स में नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, मिनिमम डिफरेंस होगा। इधर इरिवर्सिबल वर्क, इधर एक अच्छा खासा गैप होगा। जैसे कि इधर 4 बंदे मिलकर खींच रहे तो तुरंत इधर से खींच लेंगे। तो significant difference in magnitude of opposing and driving force। ठीक है, ये चीज होगी ना। एक चीज तो समझ में आ गई। दूसरा, अभी जैसे कि देखो सिस्टम को या काम को खत्म होने, वर्क पूरा होने में, रिवर्सिबल में तो मैनी स्टेप्स है ना, इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट द वर्क। तो मैं देख रहा हूँ ना, कभी ये इधर खिंचा रहे हैं, कभी इधर खिंचा रहे हैं, कभी इधर खिंचा रहे हैं, कभी इधर खिंचा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इनफाइनाइट। और जब इरिवर्सिबल की बात है तुरंत इधर खिंचा रहे, है ना।
तो इधर लिख देंगे फाइनाइट स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। समझ में आ रही है? फाइनाइट नंबर ऑफ, बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। तीसरी चीज देखो, जब गैप कम होगा ना, गैप कम होगा तो प्रोसेस को ना रिवर्स बैक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं इधर, जैसे इधर की तरफ खिंचा रहा हूं और इधर वाले ने थोड़ा सा ज्यादा